नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के आज परिणाम आ गए 4 विधानसभाओं के। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत पक्की कर ली। तेलंगाना जरूर कांग्रेस को मिला, जैसा कि पूर्व अनुमान था और तमाम एग्जिट पोल जो आ रहे थे उसमें लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बना करके चलेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम एकदम जो अनुमान थे उसके एकदम उलट थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही है और 4 महीने पहले तो लगता था कि कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के रमन सिंह वो कोई मैदान में नहीं थे और कोई संगठन भी छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने जो काम किया, बीजेपी ने जो घर घर पहुंची और उसके बाद छत्तीसगढ़ में एकदम परिवर्तन हुआ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पिछड़ गई, जिसकी पिछली बार 68 सीट थी, इस बार कांग्रेस 32 पर लटक रही है। वहीं बीजेपी ने 50 से ज्यादा सीटों पर वो गेन कर रही है। एकदम अचानक ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर जो बक्सर एरिया है, जहां आदिवासी एरिया है, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनकी कुछ दिक्कतें थी। शायद उनको उनकी अनदेखी कांग्रेस को वहां भी भारी पड़ गई, जहां कांग्रेस ये मान के चल रही थी, कांग्रेस क्या राजनीतिक पंडित जो मान के चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार बननी ही तय है। लेकिन वो भी उलट फैसला हो गया, उलट हो गया। मध्य प्रदेश में ज्यादातर जब चुनाव अभियान ये शुरू हुआ तो जो शिवराज सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में, 18 साल से सरकार थी, सरकार के खिलाफ लोग भी थे और एक माहौल बना और उसका परिणाम यह हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व भी शिवराज सिंह चौहान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। मोदी जी की सभा में आपने देखा होगा, शिवराज सिंह का एक सभा में तो नाम ही उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद भी वो लगे रहे। केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतार दिया गया, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, उनके जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया और जो उनके सांसद थे उनको भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। लोगों ने बड़ा आश्चर्य जताया और बिल्कुल स्थिति भी ऐसी थी कि जिसमें लग रहा था कि यह फैसला बीजेपी नेतृत्व को इसलिए करना पड़ा कि वहां पर बीजेपी के जो विधायक थे, उनके मंत्री थे, उनकी हालत इतनी खराब थी मध्य प्रदेश के अंदर कि लग रहा था कि बीजेपी का आपकी बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव के आज नतीजे आए, चुनाव नतीजे बिल्कुल एक तरफा हो गए। 160 सीटों पर बीजेपी गेन कर रही है और वहीं कांग्रेस 65-66 सीटों पर लटक गई। ये क्यों हुआ? और यही हाल राजस्थान में हुआ, जहां लग रहा था क्या जो अशोक गहलोत हैं, जिनको जादूगर कहा जाता है, उनका जादू दोबारा चल पाएगा। लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ। शायद कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत को समझने में नाकामयाब रही और इसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा। अगर 2 प्रदेशों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, जहां एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो गया, जहां कमलनाथ मध्य प्रदेश में पार्टी थे, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी हाईकमान की बात नहीं मानी। जहां तक पहले बात करें मध्य प्रदेश की, पहले बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो जो गठबंधन विपक्षी एकता का बना, इंडिया गठबंधन बना, लगता था ये साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा, आगे बढ़ेगा और कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकार है, तो वो एक बड़े भाई की भूमिका में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जो छोटे दल थे या उनके साथी जो दल थे इंडिया गठबंधन में शामिल थे, उनसे बात करना ठीक नहीं समझा, उनको तवज्जो देना ठीक नहीं समझा और उन्होंने उनको गठबंधन में शामिल करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उनको लग रहा था, क्योंकि चूंकि शुरुआती रुझान ऐसे थे कि जनता जहां भी जाओ जनता कह रही थी कि कांग्रेस को वोट देना है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यह अभिमान और अहंकार आया। इसके कारण यह हुआ कि कांग्रेस ने जो उनकी साथी पार्टियां थी या जो छोटे दल थे, चाहे आदिवासी वर्ग से जो पार्टियां थी, छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनको गठबंधन में लेना ठीक नहीं समझा और अहंकार इतना हो गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी हो गई। 5-7 सीट मांग रहे थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो 5-7 सीट भी देना मुनासिब नहीं समझा। उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी और अब सब नतीजा सामने है। और अहंकार यहां कि जब एक बार कोई मुद्दा अखिलेश जी ने उठाया ऐसी गठबंधन को लेकर के कि हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए थी, जब कमलनाथ से यही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश कौन है,
मतलब मैं जानता ही नहीं हूँ। इतना अगर अहंकार, अगर ये भाषा जिसको चुनाव लड़ना है, और मैं कहूँ कि कमलनाथ ने अपने दम पर ही पूरा चुनाव हरवा दिया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि न तो वो केंद्रीय नेतृत्व को कोई भाव दे रहे थे, न गठबंधन दलों को भाव नहीं दे रहे थे। एक कारण और बता दूं कि इंडिया गठबंधन बना, उन्होंने कहा कि हम ये जो 14 एंकर हैं इनको, इनके कार्यक्रम में हम शामिल नहीं होंगे, इनकी डिबेट्स में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक तरफा बीजेपी के लिए बोलते हैं, बीजेपी की बात रखते हैं। सर्वसम्मत से ये बात पारित हो गई। इसके बाद कमलनाथ ने उन्हीं लोगों को इंटरव्यू दिया, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, आपने देखा होगा कि नाविका कुमार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और दूसरे चैनलों को भी, उन एंकरों को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिनको इंडिया गठबंधन ने प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित कहें कि उनके कार्यक्रम में जाने से अपने प्रवक्ताओं को रोक दिया था। इसके विरोध में भी उन्होंने काम किया। स्थिति ये बनी कि जब लग रहा था कि नहीं, जो बीजेपी वहां बुरी तरीके से हारने जा रही थी, वही रणनीति की वजह से, अपने अहंकार के वजह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबाने का काम किया। यही कमोबेश स्थिति राजस्थान की भी रही, जहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनकी योजनाएं भी बहुत अच्छी थी, जहां चिरंजीवी योजना काफी उसका प्रचार प्रसार था, और भी कई योजनाएं थी जिनका प्रचार प्रसार था और लोगों को उसका लाभ भी मिला। ये भी नहीं कि सरकार उन्होंने ठीक चलाई, लेकिन वही कारण रहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में पूरे अगर देखें कार्यकाल में, तो एक उनका झगड़ा बना रहा। कुछ समय पहले पार्टी हाईकमान ने उनको शांत कराया, सचिन पायलट को, तो दोनों ने मिलकर के खैर चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद आज स्थिति ये हो गई कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई, जबकि कांग्रेस आलाकमान को यह भरोसा था कि अशोक गहलोत दोबारा यहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो भी नहीं बन पाए। वहीं अगर बीजेपी की अगर आप बात करें, तो बीजेपी की रणनीति में बीजेपी इतनी पिछड़ने के बाद भी उसने कैसे गेम किया, उसका जो फायदा क्या, राजस्थान में बीजेपी में अंतर्कलह नहीं थी, बहुत अंतर्कलह थी, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी नेतृत्व ने जो उनका अनुशासन रहा, जो उनका डंडा रहा, उसके आगे कोई नहीं बोला। वसुंधरा राजे इतनी बड़ी नेता हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको भी इतना टाइट रखा कि वो पूरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं कर सकी। सभी नेता उनके वहीं रहे। वहीं अगर कांग्रेस का देखा जाए, कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह बनी रही, बगावत रही, जिसको पार्टी नेतृत्व रोकने में नाकामयाब रहा। छत्तीसगढ़ में जैसे बताया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनकी कई योजनाएं थी, बड़ा प्रचार प्रसार भी था, और सभी सर्वे और सब राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि भूपेश बघेल की वहां सरकार बन रही है, लेकिन वहां पर भी भूपेश बघेल हार गए। इसका मतलब यह अपने मुद्दों को कांग्रेस जनता तक पहुंचा नहीं पाई, अंतर्कलह ले डूबी, और पार्टी में जो ये होता है कि एक स्वयं व्यक्तिवादी छवि कि जो कुछ है वही है, उससे भी पार्टी को एक नुकसान हुआ, चाहे वो अशोक गहलोत का मामला हो या कमलनाथ का मामला रहा हो, इससे भी पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर परिदृश्य में आप देखें तो कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें एक मुद्दा था जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना का जोर शोर से मुद्दा उठाया गया, लेकिन वह मुद्दा भी इस चुनाव में नहीं चला, जनता ने उसको तवज्जो नहीं दी। दूसरा मुद्दा उन्होंने ओपीएस का उठाया कि उनकी सरकार आई तो वह पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लोगों को शायद ये भी मंजूर नहीं था। और जो स्वास्थ्य सेवाओं में अशोक गहलोत की जो योजना थी, चिरंजीवी योजना, 25 लाख का जिसमें इलाज था, उसको शायद वो 50 लाख भी करना चाह रहे थे, लेकिन वह योजना भी लोगों को पसंद नहीं आई। हाँ, केवल कांग्रेस को अगर कहें कि एक राज्य जरूर मिल गया, तेलंगाना में उसकी भारी जीत हुई। जहां वो कहीं परिदृश्य में नहीं थी, तो वह 4 महीने के अंदर वहां भी ऐसा परिदृश्य बदला जहां पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे पार्टी जो बन रही थी वो उभर के आई, और कांग्रेस ने वहां अपनी स्थिति मजबूत कर ली, वहां पर बन गई। तो क्या साउथ और नॉर्थ, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या ये अंतर हो रहा है? जहां दक्षिण भारत में, चाहे वो कर्नाटक का भी चुनाव रहा हो या फिर अभी तेलंगाना का चुनाव हुआ हो, यहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन उत्तर भारत में जैसे ही आए, जैसे हिंदी बेल्ट में आए, तो वहां कमोबेश वही स्थिति बन गई कि जहां पर और मुद्दे हावी नहीं हो पाए, केवल वही मुद्दा, जैसे आपने देखा हो कि राजस्थान में मुद्दा हिंदू मुस्लिम का चला और उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, और बीजेपी अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, उसमें इनकी मास्टरी है। अगर देखा जाए ना, चुनाव जीतने की अगर मैकेनिज्म देखी जाए,
तो बीजेपी में ये खास गुण है कि वो अंतिम समय तक प्रयास करती है। प्रधानमंत्री को आप देखें, तेलंगाना में आखिरी समय तक रोड शो किया उन्होंने, और उसका फल ये हुआ कि उनकी स्थिति धीरे धीरे उन राज्यों में भी पहले से तो बेहतर हुई है। तो बीजेपी का जो एक ये भाव है उनका कि चुनाव जीतने तक बिल्कुल रिलैक्स नहीं बैठना है, वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन और पार्टियां इस तरीके से नहीं कर पाती हैं। उनको जो सीखने की जो बात है बीजेपी से, कि बीजेपी जो कर रही है उसी अनुसार उनका उत्तर भी होना चाहिए। तो बीजेपी जिस ढंग से अपनी मैकेनिज्म अपनाती है, जिस तरीके से लास्ट मोमेंट तक उसमें अपनी जान झोंक देती है, तो वही हुआ। मध्य प्रदेश जहां लग रहा था कि बीजेपी बुरी तरीके से हार जाएगी, छत्तीसगढ़ में लग ही रहा था कि बीजेपी वहां आ ही नहीं रही है, राजस्थान में जो भी राजनीतिक पंडित थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, या जो पत्रकार वहां जा रहे थे, उनका यही विश्लेषण था कि वहां पर कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन वो भी कांटे का मुकाबला नहीं हो पाया। अब विचार करने की आवश्यकता यह है कि पिछला जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले इन राज्यों में चुनाव हुए और इसमें बीजेपी पूरी बहुमत से जीत रही है। और तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उसके लिए बीजेपी ने एक पिच तैयार कर दी है। बीजेपी यहीं से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी या फिर जो राज्य के मुद्दे हैं वो अलग हैं और जो लोकसभा के मुद्दे होंगे वो अलग होंगे। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुआ है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस के जीतने के बाद भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो इन्हीं राज्यों में ज्यादातर सीटें, सारी सीटें ही लोकसभा की कांग्रेस हार गई। तो ये दोनों अलग अलग चुनाव हैं और इसमें मंथन करने की जरूरत यह है कि अहंकार को त्यागना होगा कांग्रेस को। दोबारा आप जैसा सुन रहे हैं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने 6 तारीख को मीटिंग बुलाई है इंडिया गठबंधन की। अब चूंकि उस पर पुनर्विचार होगा, उसमें बात होगी क्या सीटों का बंटवारा अभी से होगा। अगर सीटों का बंटवारा नहीं पहले से हुआ तो स्थिति फिर वही बनेगी कि जब चुनाव का समय होगा तो आपस में लड़ रहे होंगे, सिर्फ फुटबॉल हो रही होगी। इसके लिए पहले से मैकेनिज्म हो कि कौन कहां लड़ेगा। एन चुनाव के वक्त फिर स्थिति वही होगी जो मध्य प्रदेश में हुई कि सपा की सीट मांगने के बावजूद 5 सीट भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकी और उसके बाद उल्टा बयान भी दे दिया, जिससे कि सपा और कांग्रेस में काफी तनखियां बढ़ गई, जो आज भी कायम है। जो नतीजा रहा कि जनता ने, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना था, उसका तो यह है कि उसका लाभ तब मिलेगा जब हमें बीमार हो जाए तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखो, लाडली बहन योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान ने एन चुनाव के पहले उन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की, उसमें 2 किस्तें महिलाओं के पास पहुंची। उसका नतीजा ये रहा कि महिलाओं ने, जो लगता है अभी आंकड़े उसके आ जाएंगे, कल या परसों में उसके आंकड़े सारे आ जाएंगे कि कहाँ क्या स्थिति रही, कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा, 8% वोट भी पड़ा और महिलाओं ने क्या एक तरफा शिवराज सिंह चौहान या कहें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को वोट देने का काम किया। और शिवराज सिंह चौहान को लग रहा था कि उनके हाथ से मध्य प्रदेश छूट रहा है, उन्होंने कई बार इसको व्यक्त भी किया, इसके बावजूद भी वो अंतिम समय तक लगे रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको पूरा इसका लाभ मिला और एक तरफा जीत, जिसे कहें एक तरफा जीत, वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुई। तो सभी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं या कांग्रेस है, उसको पुनर्विचार करने की जरूरत है कि उसको किस तरीके से चुनाव लड़ना है। इस पर मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर इसी धर्रे से चुनाव लड़ा तो आप निश्चित समझिए कि आगे भी यही स्थिति और परिस्थितियां होंगी। टिकट बंटवारे में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, किसी में कहीं दिग्विजय सिंह टिकट बांट रहे हैं, उनको मिली जिम्मेदारी, कहीं पर कमलनाथ का प्रभाव था। वही हाल अशोक गहलोत के साथ हुआ। अशोक गहलोत ने बहुत सारे विधायकों के लिए ये कहा था कि ये सही से काम नहीं कर रहे, जनता इनको हरा देगी। लेकिन जब चुनाव का समय आया, जब टिकट देने का समय आया, तो उन्हीं विधायकों और मंत्रियों को अशोक गहलोत ने सिफारिश की पार्टी हाईकमान से कि इनको टिकट दे दिया जाए। पार्टी हाईकमान ने पूछा भी उनको कि आप इन्हीं लोगों के लिए कह रहे थे कि इनको अगर टिकट दे दिया जाएगा तो ये हार जाएंगे, लेकिन उनकी सिफारिश की, उन्हीं को टिकट दिया गया। नतीजा सब आपके सामने है। इसीलिए टिकट वितरण सही तरीके से उसी व्यक्ति को मिले जो जीतने की स्थिति में हो। ऐसे लोगों को टिकट बंटवारा ना हो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, या फिर ऐसे लोग जो जनता के बीच में ही ना जाते हों। और जब ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा और जब किसी एक कोई व्यक्ति पार्टी पर हावी होता दिखेगा तो फिर स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी ही बनेंगी जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ। और अति आत्मविश्वास से छत्तीसगढ़ भी हाथ से चला गया। अब ये पार्टियों को
और पार्टियों को भी मंथन करना पड़ेगा और इसमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश का आपने सबने हाल देखा ही होगा कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो वही समाजवादी पार्टी 110 111 पर सिमट कर रह गई और पूरे उत्तर प्रदेश में 3 लाख वोट अगर और मिलते तो फिर उनकी सरकार बन जाती। लेकिन हुआ वही कि मैनेजमेंट में दिक्कत हुई, क्योंकि ये चीजें जो इसकी मैकेनिज्म है जीतने की वो बीजेपी ज्यादा अच्छी तरीके से समझती है। समाजवादी पार्टी में भी आखिरी समय पर एंड वक्त पर बहुत सारे टिकट काट दिए गए, दूसरे लोगों को दे दिए गए और ऐसे लोगों को दे दिए गए जो चुनाव बुरी तरीके से हार गए, और वही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। ये सोचना होगा, मंथन करना पड़ेगा। बीजेपी की जहां सरकार बनी है उनको उसका शुभकामनाएं भी देनी चाहिए, उन्होंने मेहनत की और उसका परिणाम उनको मिला, उन्होंने उसके लिए परिश्रम किया। यही अगर आगे कोई इनको विधानसभा चुनाव तो अब है नहीं, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव में आपको पूरी रणनीति बारीकी से बनानी पड़ेगी और तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को भी कांग्रेस जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। वहीं बीजेपी ने अपने सटीक तंत्र की बदौलत अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम किया। देखते हैं अभी और इस पर विश्लेषण होगा, कहाँ कितना वोट मिला, किसका कहाँ वोट मिला, आदिवासी क्षेत्र में कितना वोट मिला। आपने देखा ही होगा आदिवासी पर एक बीजेपी का नेता पेशाब कर देता है, ये मामला उठता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासियों का वोट बीजेपी को भरपूर मिलता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, अच्छा वोट मिला। तो ये सब विचार करने की जरूरत है कि वो अपनी बात सही तरीके से क्यों नहीं पहुंचा पाए, अपनी बात को क्यों नहीं कह पाए, और जब उन्होंने कोई सांप्रदायिक मुद्दा उठाया हिंदू मुस्लिम किया तो उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए। इन सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।